हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं उमर, आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। तो दोस्तों मैं जो सा है वो सिटीज़न हूं लाहौर का। तो मेरा आप लोगों से इस बात को शेयर करने का मकसद जो सा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज मैं जिस वीडियो का रिएक्शन करने जा रहा हूँ इसको लिया जा रहा है हमारे दी मिस्टिका लैंड की तरफ से। और वीडियो का टाइटल जो सा है वो इंग्लिश वाला मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, हिंदी वाला टाइटल मुझे नहीं पता, मुझे हिंदी नहीं आती। तो ये है हाउ इंडिया लॉस्ट लाहौर टू पाकिस्तान। तो लेट्स सी, आज मेरे सिटी की बात हो रही है, मेरे शहर की बात हो रही है जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और वो कहते हैं ना पंजाबी में, जिन्हें लाहौर नहीं देखा, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जम्या नहीं। तो मैंने तो देखा हुआ यार तो चले, कहावतें तो उस टाइम पे होती थी किसी वजह से, अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है वो इस चीज़ को क्यों बोला जाता था। पर अगर आप लाहौर की नाइट लाइफ देखते हैं तो आपको वाकई इस चीज़ की जो सी है वो फीलिंग आ जाएगी कि लाहौर जो सा है ना, लाहौर अपने आप में एक जो सा है ना वो सिटी है, अपने आप में एक दुनिया है। दुनिया कह सकते हैं, सिटी नहीं कह सकते। तो लाहौर अपने आप में ही एक दुनिया है, इसलिए लोग कहते थे। तो चलें, लेट्स सी, देखते हैं आज की इस वीडियो को, उसके बाद करेंगे एज यूजुअल बातें। तो चलें पढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। लेट्स कम टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। ओल्ड लाहौर, यार ये जन आप भी पढ़े हुए हैं। पंजाबी भाषा में एक कहावत कही जाती है कि जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जन्मिया ही नहीं, यानी जिसने लाहौर वो कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमे ही नहीं, पंजाबी सहेली पंजाबी और ये मस्जिद वजीर खान है जो सामने नजर आ रहा है। नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। ऐसी है। पुराने जमाने से ही लाहौर शहर को हिंदुस्तान का दरवाजा कहा जाता है, क्योंकि मिडिल एशिया और अरब से आने वाले यात्रियों के लिए लाहौर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी। और बताया जाता है कि दिल्ली तक पहुंचने के लिए लाहौर से ही गुजरना होता था। लेकिन बंटवारे के बाद लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया और आज तक ये बात कही लाहौर के अंदर दिल्ली गेट है, उसको बड़ा प्रिजर्व करके रखा गया। और वहाँ पे इवन के आज भी उस टाइम की जो से चीज़ें हैं, नवादरात जिनको कहते हैं, वो बड़ी में इंटीक चीज़ें जो सी होती हैं। और वो दिल्ली गेट का जो सा रास्ता है ना, वो कहते हैं वो सीधा दिल्ली की तरफ जाता है। जो दिल्ली गेट सेंटर होता है ना, वो दिल्ली की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह सुनने में आया था कि जैसे लाहौर के अंदर दिल्ली गेट है, इस तरह दिल्ली के अंदर लाहौर गेट है, उस गेट से जो निकलता है वो सीधा लाहौर आ जाता है। तो चले दोबारा स्टार्ट करते हैं। जाती है कि लाहौर की ज्यादातर आबादी सिख और हिंदू ही थी। इस लिहाज से ये शहर हिंदुस्तान के हिस्से में आना चाहिए था, ना कि पाकिस्तान के। तो आज अपनी इस वीडियो में हम इसी दावे की पड़ताल करने जा रहे हैं कि कैसे लाहौर पाकिस्तान के पास गया, जानना चाहते हैं? और चलिए हमारे साथ। लाहौर दोस्तों, ये है पाकिस्तान का लाहौर, जहाँ की ऐतिहासिक और पुरानी हवेलियां आज भी पार्टीशन का दर्द अपने अंदर समेटे हुए है। 2017 के आंकड़ों के अनुसार आज यहाँ पर 94.7% आबादी मुस्लिम की है, तो वहीं महज 0.2% आबादी हिंदुओं की, जो ना के बराबर ही है। लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और कहा भी क्यों ना जाए। पाकिस्तान के रेवेन्यू का 11.5% हिस्सा अकेले लाहौर से जो आता है। इसके अलावा ये प्रोविंशियल इकोनॉमी में भी 19% का योगदान देता है। लाहौर पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पार्टीशन के वक्त लाहौर पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा होने वाला था। भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों का भी यही मानना है, लेकिन आखिर में ऐसा नहीं हो पाया। अब इन लोगों की बातें सुनकर बार बार दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि लाहौर पाकिस्तान के नहीं बल्कि भारत के हिस्से में जाना चाहिए था, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। अब इसको जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा दोस्तों इतिहास में पूरे 76 साल पीछे। शुड लाहौर हैव बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया? देखिए, बड़े बूढ़े बताते हैं कि लाहौर को भारत का हिस्सा मानने के पीछे कई वजह थी। दरअसल उस वक्त रिलीजन के बेसिस पर शहरों का बंटवारा हुआ था। जिस शहर में मुस्लिमों की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, और जिस शहर में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा थी वो हिंदुस्तान के हिस्से में आ गया था। लेकिन इसके साथ ही इसमें कई और फैक्टर्स भी शामिल थे। समुदाय की पॉपुलेशन के अलावा ये भी देखा जा रहा था कि प्रॉपर्टी ऑनरशिप किस रिलीजन के पास ज्यादा है। बता दें कि 1941 के पॉपुलेशन सेंसस के अनुसार लाहौर में 40% नॉन मुस्लिम लोग रहते थे, वहीं 80% प्रॉपर्टी ओनरशिप भी नॉन मुस्लिम्स के पास थी। इस वजह से लाहौर की इकोनॉमी में गैर मुस्लिम का बहुत ज्यादा प्रभाव था। ये सबसे मेन कारण था कि जिसकी वजह से लग रहा था कि लाहौर भारत का हिस्सा हो सकता है।
इसके साथ ही लाहौर में नॉन मुस्लिम का अधिकार बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल पर भी बहुत ज्यादा था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि वहां का श्री गंगाराम हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, जानकी देवी हॉस्पिटल, दयाल सिंह कॉलेज जैसे हॉस्पिटल थे जो सिख और हिंदू ही। यार मैं एक चीज़ बता दूँ, गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर सर्व किया हुआ है। और उसके बाद अगर बात की जाए गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज जो है वहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो हैं। और मेयो हॉस्पिटल में भी काफ़ी मेरा आना जाना रहा था। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। चलाते थे। इसके अलावा ये महाराजा रणजीत सिंह की रियासत की कैपिटल भी थी। वहीं तब के लाहौर को और बेहतर समझने के लिए चलिए सबसे पहले आपको यहाँ की सांस्कृतिक विरासतों के बारे में बता देते हैं। देखिए, आर्य समाज मंदिर, महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, भैरव मंदिर, रावल रोड पर श्री कृष्ण मंदिर, दूध वाली माता मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह समाधि, डेरा साहिब, प्रकाश स्थान श्री गुरु रामदास जी, भाभारियान जैन दिगंबर मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर यहाँ के कुछ मशहूर धार्मिक स्थल हैं। वहीं लाहौर के पंजाब यूनिवर्सिटी में तो 8671 संस्कृति और हिंदी की पांडुलिपियां आज भी रखी हुई हैं। लाहौर में उस समय बड़े व्यापारी हिंदू ही थे। अब यहीं से आता है दोस्तों हमारा अगला सवाल कि जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नॉन मुस्लिम्स की थी, प्रॉपर्टी ऑनरशिप का फैक्टर भी हिंदुओं के खेमे में था, तो फिर कैसे ये पाकिस्तान में चला गया? पाकिस्तान को मिला। हाउ डिड द पार्टीशन हैपन? दरअसल जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन होना था तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया था जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। उन्हें आदेश दिए गए थे कि भारत और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटना है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि रेडक्लिफ न कभी पहले भारत आए थे और ना उन्हें यहाँ के कल्चर की समझ थी। बस एक बंदे को सडनली जो सा वो इंजेक्ट किया गया जिसको ना कल्चर पता था और ना कोई चीज़ पता थी। जस्ट उसको पार्टीशन की लाइन खींचने के लिए पहली दफ़ा बड़े सगीरी में बुलाया गया और वहाँ पे उस बंदे ने लाइन खींची, 2 मुल्कों को आसे पासे किया, बल्कि अलग अलग किया और पंजाब को दरमियान से कट मारा, उधर से सिंध को खींचा ऐसे करके और बलूचिस्तान को कट मारा, ये करके वो बंदा अपनी लाइनें खींच के वापस चला गया। उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के आपस में क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुकात है। अंधे मुंह उन्हें भारत को बांटने का जिम्मा सौंप दिया गया था। उनकी लीडरशिप में एक रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया और इसी कमीशन ने बंटवारे के लिए बॉर्डर लाइन बना दी। उन्होंने जो बॉर्डर बनाया बाद में उसे ही तो रेडक्लिफ लाइन का नाम दिया गया था। उन्होंने ही डिसाइड किया था कि भारत और पाकिस्तान में कौन सा शहर कहां पर रहेगा। वहीं लाहौर का फैसला भी रेडक्लिफ ले चुके थे कि उसे किस खेमे में डालना है। और इसी ऐतिहासिक फैसले के बाद आती है 12 अगस्त 1947 की वो तारीख जहां से शुरू हुई एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस उठापटक। लाहौर में बंटवारे की बात को सुनकर दंगे फैल चुके थे। उधर बताया जाता है कि लाहौर ने आज से पहले कभी ऐसी सुबह नहीं देखी है। सड़कों पर हर तरफ लाशें पड़ी हुई थी। अंग्रेजों का कहना था कि किसी ने लाहौर के भारत में शामिल होने की अफवाह बाहर उड़ा दी थी और इसी के विरोध में हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। महज 24 घंटे के अंदर ही लाहौर में हालात इतने बिगड़ गए। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अगर आप फैक्ट्स बता रहे हैं तो पूरी तरह से बताएं। आप अभी थोड़ी देर पहले आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि लाहौर में जो सा है वो 40% तक जो सी आबादी है वो हिंदूज़ की थी, और अगर आप सिखों की भी बात करें तो 20% तक सिख होंगे और 40% आ जाते हैं जाके मुस्लिम्स। तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि हिंदुओं का और सिखों का कत्लेआम हो रहा था, क्योंकि वो तो वहाँ पे मेजोरिटी में थे। तो ये कंट्राडिक्शन जो सी है ना, इसको काइंडली वीडियो बनाने से पहले देख लिया करें यार, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जैसे रिसर्चर्स जैसे होते हैं ना वो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। मैं रिसर्चर नहीं हूँ पर आई हैव कि मैं आप क्या बताऊँ यार, मैं स्टूडेंट रहा हूँ। तो मैं रिसर्चर तो नहीं हूँ पर मैं स्टूडेंट रहा हूँ। कि गवर्नर जेंकिंस ने लॉर्ड माउंटबेटन को टेलीग्राम भेजकर फौज को बुलाने का डिमांड कर दी। उन्होंने लिखा था कि लाहौर और अमृतसर की पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि कत्लेआम करते हुए कई पुलिस वालों को भी देखा गया है। इसके साथ ही एक बड़े मुस्लिम नेता लियाकत अली ने एक नारा भी दिया था कि हंस के लिया पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। लाहौर की हर गली, हर मोहल्ले में यही नारा गूंज रहा था। लोग बताते हैं दोस्तों कि लाहौर के इस कत्लेआम की असल वजह सिरिल रेडक्लिफ ही थे। उनके ऑफिस से ही यह इंफॉर्मेशन लीक हुई थी। लाहौर पहले भारत के हिस्से में ही आना था, लेकिन 12 अगस्त को इतने लोगों का खून बहा कि लाहौर को भारत में मिलाने का फैसला गुपचुप तरीके से बदलना पड़ा।
कहते हैं कि रेड क्लिफ का एक एसोसिएट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर ना दिए जाने से नाखुश था। लाहौर भी जब हाथ से निकलने लगा तो उसने यह इन्फॉर्मेशन लियाकत अली को भेज दी थी। कुलदीप नैयर नाम के एक पत्रकार ने एक रेडियो चैनल को बता दिया था कि उसकी रेड क्लिफ से मुलाकात हुई थी। इस दौरान रेड क्लिफ ने नैयर से कहा था कि बॉर्डर लाइन खींचने के लिए उसे सिर्फ 10 से 12 दिन मिले थे। उन्होंने बस एक बार हवाई जहाज से ही भारत को देखा था और उसे बताया गया था कि लाहौर हिंदुओं का शहर है, उनकी प्रॉपर्टी मुसलमानों से ज्यादा है। लाहौर तब बहुत बड़े शहरों में गिना जाता था दोस्तों, इस लिहाज से उसे हिंदुस्तान का हिस्सा होना था। लेकिन पाकिस्तान को अब तक कोई बड़ा शहर मिला था नहीं। तो रेड क्लिफ का कहना है कि बंटवारे के बाद मुझसे नाराज रहने वाले पाकिस्तान को खुश होना चाहिए कि मैंने भारत से लेकर उन्हें लाहौर दिया है। इसके साथ ही उस समय सिरिल रेड क्लिफ ने जो बॉर्डर डिसाइड किया उसके हिसाब से पंजाब के 2 शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर भी पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे। और कुछ दिन बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने रेड क्लिफ से दोनों शहरों को वापस भारत में शामिल करने का आदेश दिया था। तो माउंटबेटन के इस आदेश से उन दोनों शहरों में भी बहुत मारकाट हुई थी। इसके दूसरे तरफ भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स फौज के बंटवारे का भी दबाव बना रहे थे। फील्ड मार्शल सर क्लाउड अचिलेक भी रेड क्लिफ के पास आ चुके थे। ज्योग्राफिक पॉपुलेशन के हिसाब के साथ फौज के बंटवारे का प्लान बना। इसके अलावा एयरफोर्स के भी 10 स्क्वाड्रन थे, इनमें से 8 भारत और 2 पाकिस्तान को मिले थे। इसी तरह नेवी के 2 यूनिट भारत को और 1 पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। तय ये हुआ था कि अप्रैल 1948 तक दोनों देशों की सेनाओं के सुप्रीम कमांडर फील्ड मार्शल अचिलेक ही रहेंगे। दोनों देशों की सेनाएं बेलगाम ना हो, इसके लिए जॉइंट डिफेंस काउंसिल बनाया गया था, जिसके चेयरमैन लॉर्ड माउंटबेटन खुद बने। बताया जाता है दोस्तों कि 3 अगस्त को गांधी की कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से मुलाकात हुई। नेहरू के कहने पर गांधी ने हरि सिंह से सिर्फ इतना कहा था कि रामचंद्र काक को निकाल दीजिए। दरअसल रामचंद्र काक हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे। 12 अगस्त को महाराजा ने काक को बर्खास्त कर दिया था। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि उस दिन गांधी ने अगर हरि सिंह से भारत में मर्ज होने की गुजारिश की होती तो कश्मीर की जो आज समस्या है वह होती नहीं। लेकिन गांधी सिर्फ काक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला तक ही बात करके वापस आ गए। इसकी एक बड़ी वजह जून में माउंटबेटन का कश्मीर दौरा था। जून के तीसरे सप्ताह में माउंटबेटन कश्मीर में महाराजा हरि सिंह से मिलने पहुंचे। माउंटबेटन ने कहा कि यहाँ की ज्यादा आबादी मुस्लिम है, ऐसे में पाकिस्तान में जाना ही सही होगा। महाराजा ने माउंटबेटन की बात खारिज करके उनकी सलाह ठुकरा दी। महाराजा का झुकाव जिन्ना से ज्यादा नेहरू की तरफ था, तभी उन्होंने अपने सबसे विश्वास वाले आदमी काक को भी हटाने में देर नहीं की। इसके साथ ही देखा जा रहा था दोस्तों की आजादी की तैयारियां सिर्फ अपने देश में ही नहीं चल रही, बल्कि लंदन में भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा था। यहाँ भारतीयों का सबसे बड़ा अड्डा इंडिया हाउस हुआ करता था। लंदन में तब कृष्ण मेनन हाई कमिश्नर होते थे। तय हुआ था कि कृष्ण मेनन की लीडरशिप में आजादी से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित होगा। ब्रिटिश पीएम एटली और उनके कैबिनेट को भी इसमें शामिल होने का न्योता भेजा गया। इसके अलावा कृष्ण मेनन 1957 में देश के रक्षा मंत्री भी बने। अब इन सब चीजों के बीच अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो रेड क्लिफ की इन गलतियों का खामियाजा सीधे तौर पर लाहौर की जनता ने तो भुगता। जो लाहौर शायद भारत के हिस्से में होना था वो पाकिस्तान में चला गया और लाहौर से बड़े बड़े हिंदुओं और सिख जमींदारों को अपनी शर्ती छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ गया। तो अच्छा जी भाई, दैट्स ऑल फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपका भाई का रिएक्शन था और इसमें उसी बात करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें, अब कश्मीर के बारे में बात की जा रही है। तो अगर मैं कश्मीर के बारे में बात करूँगा तो यार आप लोग फिर जो सा है ना वो आप लोगों को मे भी शायद मेरा ओपिनियन अच्छा ना लगे। तो उसमें ये है कि रियासत जूनागढ़ के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जूनागढ़ में ये सिचुएशन थी कि जहाँ वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और जो पॉपुलेशन थी नीचे वो इंडियन थी, मतलब हिंदू थे। तो उसमें ये सीन था कि उस रियासत में ये सीन हुआ कि इंडिया ने उस टाइम पे बात की, उधर के जो राजा थे या नवाब थे उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान से जाके उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आपकी पॉपुलेशन जो सी है वो हिंदू है, तो इसलिए आप लोगों को इंडिया के साथ मर्ज होना पड़ेगा। तो उसके बाद इंडियन आर्मी जूनागढ़ रियासत जूनागढ़ के अंदर जो सा वो एंटर कर गई और जूनागढ़ के नवाब को जो सा वो भाग कर जान बचा कर पाकिस्तान में आना पड़ा। तो उसमें पाकिस्तान ने इस चीज़ के बारे में इसलिए रिस्पॉन्स नहीं किया। पाकिस्तान ने कहा कि यार वहाँ की जो सी जनता है जो सी है वहाँ की जो सी आम लोग हैं वो हिंदू हैं, इसलिए हमें इसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अगर कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर
कश्मीर में उसका उल्ट था, क्योंकि कश्मीर में जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी और जो राजा हरी सिंह थे वो हिंदू थे। तो वो इंडिया के अंदर जाना चाह रहे थे, बट उसमें पाकिस्तान का क्लेम इसलिए था कि जूनागढ़ की रियासत के अंदर हमें इंटरफेरेंस इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ की ऑडियंस, वहाँ के जो से लोग थे वो सारे थे इंडियन, मतलब कि हिंदू थे। तो इसलिए यहाँ पे जो सी पॉपुलेशन है कश्मीर की वो सारे हैं मुस्लिम, इसलिए यहाँ का हमें उसका क्लेम छोड़ के यहाँ का क्लेम करना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो सी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है। तो इस वजह से ये सारी जो सी है वो उन्होंने जूनागढ़ की रियासत के ऊपर जो सा वो नहीं किया क्लेम, वो उल्टा जो सा क्लेम उन्होंने किया कश्मीर में जाके। तो कश्मीर का जो सा कन्फ्लिक्ट है वो सोल्व करना चाहिए था बरतानिया को, मतलब उस टाइम पे यूके को, उनको इस चीज़ को मसले को हल करके निकलना चाहिए था। अगर ये मसला हल होता तो मे बी आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया जो सा है उनके हालात इतने ख़राब ना होते। तो बाकी बात की जाए लाहौर की, तो लाहौर में कंट्राडिक्शन उसी उन्होंने दरमियान में बता दी थी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आबादी के लिहाज से अगर हिंदू और सिख्स ज़्यादा थे, मुस्लिम्स कम थे, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि मुस्लिम्स ने जो सा कत्लेआम किया हिंदुओं का और सिखों का, क्योंकि जो मेजोरिटी में होता है वो मिनॉरिटी पे भारी पड़ते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन लगी मुझे। और इसके अलावा अगर बात की जाए लाहौर की, तो वाकई एक तारीखी शहर है। दयाल सिंह कॉलेज से ये आपका भाई पढ़ा हुआ है। और उसके बाद अगर गंगाराम की बात की जाए, सर गंगाराम हॉस्पिटल में 1 साल मैंने सर्व किया। और इसके अलावा जानकी देवी हॉस्पिटल मैंने देखा हुआ है, गुलाब देवी हॉस्पिटल में देखा हुआ है। इवन के हमारी यहाँ से जिस जगह पर मैं रहता हूँ इस टाइम जहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ से चंद मिनट्स की मुसाफत पर जो है वो समाधि गंगाराम है। समाधि के जो सर गंगाराम है जो से हैं उनकी समाधि है। और इवन के लाहौर का जो माल रोड है उसको ब्रिटिश के टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो डिज़ाइन किया था सर गंगाराम ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके। और वो आज भी यहाँ पे मिसाल मौजूद है। अगर आप लोगों को देखना होगा लाहौर का माल रोड, तो आपका भाई आपको कभी किसी दिन डोर करा देगा अपना एक छोटा सा व्लॉग बना के, पर अगर मुझे डिमांड आई। तो चलें जी, डेट्स फॉर फूड रिएक्शन। दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मजे की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।